हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आज हम ईवीएस एनसीईआरटी बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में 1 जनवरी 2022 का पेपर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, त्रिवेंद्रम और गांधीधाम के बीच की दूरी 2268 किलोमीटर है। यदि कोई रेलगाड़ी इस दूरी को 42 घंटे में तय कर लेती है तो इन दोनों शहरों के रेलवे स्टेशनों के बीच रेलगाड़ी की औसत चाल मीटर प्रति सेकंड में थी। हमसे इसमें क्या पूछा जा रहा है? रेलगाड़ी की औसत चाल हमसे पूछा जा रहा है और हमें क्या दिया हुआ है? दूरी दी हुई है और टाइम दिया हुआ है। तो हम लोग को पता है कि चाल का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना दिया गया हमको? 2268 और टाइम कितना है? 42 घंटे। ये किलोमीटर में है और ये घंटे में, और हमसे पूछा किस में जा रहा है? मीटर प्रति सेकंड में। मतलब हमको इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा और इसको किस में? सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो हम क्या, अब इसके बाद इसमें एक किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर और फिर 60। तो हमने इसको गुणा कर दिया है। तो हम क्या करेंगे? पहले 0 से 0 जाएगा, 0 से 0 जाएगा, फिर इसको हम 6 के डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 3 जा 18, फिर 7 जा 46, फिर 48। फिर उसके बाद हम फिर 7 है, 7 को करेंगे 3 5 जा, फिर 4 28, फिर उसके बाद 6 से फिर 9 टाइम्स, फिर ये 2 और ये 3, फिर 2 5, यहाँ पर 10 बचा हुआ है तो ये 5 हो जाएगा, यानी हमारा कितना बचा? 5 × 3। तो क्या हो गया? आंसर हो गया हमारा 15 मीटर प्रति सेकंड। मतलब 1 सेकंड में 15 मीटर रेलगाड़ी की जा रही है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन से हो गया? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोई छात्र ए पर है और बी पर पहुंचना चाहता है। इसके लिए पहले वह ओ पर जाता है जो ए के ठीक उत्तर में 120 मीटर दूरी पर है, और फिर वह ओ से बी ठीक पश्चिम दिशा में 50 मीटर दूरी तय करके पहुंचता है। ए की बी से दूरी तथा बी के सापेक्ष ए की दिशा क्रमशः क्या है? सॉरी, इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि ए से बीच की दूरी और उसकी दिशा। तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले हम लोग को पता है कि ये देखिए, ये क्या है? ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। तो क्या बोल रहा है कि सबसे वो ए से बी पे पहुंचना चाहता है। इसके लिए वो क्या करता है? सबसे पहले ओ पे जाता है। और ओ कहाँ है? ओ जो है वो ए के ठीक उत्तर में 120 किलोमीटर। मान लीजिए हम ये इसको हम क्या मान लेते हैं? सॉरी, इसको हम मान लेते हैं ए। ए के ठीक उत्तर में कितना? 120 मीटर जा रहा है उसकी, और फिर वह ओ से बी, यानी ये क्या है? ये हमारा ओ है। फिर वह ओ से बी पर ठीक पश्चिम दिशा में 50 मीटर जाता है। यानी पश्चिम किधर है? इधर। तो यानी पश्चिम कितना जा रहा है? 50 मीटर दूरी तय करके वह बी पर पहुंचता है, यानी ये अब बी पे पहुंच गया। तो हमसे पूछा जा रहा है ए की बी से दूरी, मतलब इसके बीच का डिस्टेंस हमें बताना है, इसके बीच का डिस्टेंस, और बी के सापेक्ष ए की दिशा, मतलब यहाँ से हमें दिशा बतानी है ए की। बी के सापेक्ष हमसे ए की दिशा पूछी जा रही है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? दिशा तो हमें पता चल गया, कौन सी दिशा है? ये उत्तर है, ये दक्षिण है, और ये पूर्व है और ये पश्चिम। तो दक्षिण पूर्व हमारी दिशा हो गई। अब हमें क्या करना है? हमें ये आंसर तो नहीं होगा हमारा, और ये भी नहीं आंसर होगा, क्योंकि हमारा जो है वो दक्षिण पूर्व दिशा है। तो अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसके बीच की दूरी निकालेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे? 120 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर, ये दूरी ये डिस्टेंस हमें निकालने के लिए इन दोनों का स्क्वायर करके हमें जोड़ना पड़ेगा। तो ये ए और बी का होल स्क्वायर का
आएगा, हमको मान पता चलेगा। तो क्या हो गया, 12 में 144, 00 प्लस 50 25 का 00, ये हो गया 5492361600, ये हो गया ए बी का होल स्क्वायर। तो ये किसका है, 13 का, 130 हो गया, यानी कि 130 ए बी कितना हुआ, ए बी हुआ 130 मीटर। हमारा आंसर क्या है, 130 मीटर, और दिशा क्या है, दक्षिण पूर्व। तो कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्लॉथ के विषय में निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। पहला ऑप्शन है हमारा, स्लॉथ भालू जैसे दिखते हैं और दिन के लगभग 22 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे सिर लटक कर सोते हैं। दूसरा है, स्लॉथ चिंपैंजी वन मानुष जैसे दिखते हैं और दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे सिर लटक कर सोते हैं। तीसरा है, स्लॉथ चिंपैंजी वन मानुष जैसे दिखते हैं और दिन के लगभग 22 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे लटक कर सोते हैं। फोर्थ है, स्लॉथ भालू जैसे दिखते हैं और दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे सिर लटक कर सोते हैं। तो स्लॉथ क्या होते हैं, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो हम सबको पता है कि स्लॉथ क्या होते हैं। स्लॉथ होते हैं एक भालू जैसे दिखने वाले जानवर, और ये दिन में करीब 17 घंटे, कितने घंटे, 17 घंटे जो है उल्टे सिर लटक कर मस्ती से सोते हैं। तो कौन होते हैं, वो भालू होते हैं और 17 घंटे वृक्ष की शाखा से लटक कर सोते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 4। तो इसके बारे में कुछ और भी फैक्ट्स हैं जो आप लोग को जानना चाहिए। ये 17 घंटे पूरा दिन में सोता है और ये भालू की तरह दिखता है। जिस पेड़ पर रहता है उसी के पत्ते खाकर ये अपना जीवन यापन करता है। इसे कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तभी वे पास के पेड़ पर जाते हैं। लगभग 40 वर्ष के जीवन काल में, मतलब इसका जीवन काल जो होता है वो 40 वर्षों का होता है। अपने पूरे जीवन काल में ये मुश्किल से 8 पेड़ों पर ही मतलब बदलता है। सोच लीजिए कितना आलसी किस्म का ये जानवर है। बहुत मुश्किल से 8 पेड़ों पर ही वो 40 साल में सिर्फ 8 मतलब समझ लीजिए एक पेड़ पर कितना समय बता रहा है, 5 साल। उसके बाद ये सप्ताह में एक बार ही शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरता है, नहीं तो वो पेड़ से भी जल्दी नीचे नहीं उतरता। जिस पेड़ पे रहता है उसी पे पड़ा रहता है। हफ्ते में मतलब सप्ताह में एक बार ही शौच करने के लिए नीचे उतरता है, और 40 सालों में केवल 8 पेड़ों को ही ये बदलता है। कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब किसी एक कपड़े पर दूध को उड़ेलते हैं तो उस पर उड़ेलते हैं मलाई उस पर ही रह जाती है। पृथक्करण की यह प्रक्रिया है। मतलब कि जब हम किसी चीज़ पे से मान लीजिए छन्नी से है, उससे हम दूध उड़ेलते हैं तो जो मलाई है, मोटा वाला भाग रहता है वो ऊपर रह जाता है और जो महीन या जो द्रव्य रहता है वो नीचे चला जाता है। तो इस विधि को क्या कहते हैं, ये हमसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है हमारा निस्पंदन, दूसरा ऑप्शन है चालन, तीसरा ऑप्शन है अवसादन, चौथा ऑप्शन है निस्तारण। तो ये क्या होता है, ये होता है निस्पंदन। निस्पंदन क्या होता है कि जैसे ठोस को द्रव से अलग करने की जो विधि होती है उसको हम निस्पंदन कहते हैं। जैसे दूध को द्रव और क्रीम को ठोस होने के कारण इसको हम क्या बोलेंगे, निस्पंदन की प्रक्रिया द्वारा हम इसको अलग कर रहे हैं। चालन क्या होता है कि किसी चीज को, जैसे आटा हम चालते हैं तो वो चालन होता है। अवसादन क्या होता है, अवसादन होता है जैसे भारी कण होता है जो नीचे जमीन में, जैसे बालू होती है, बालू क्या होती है वो मिट्टी के तली में जम जाती है। जो भारी कण होते हैं वो जो जब मिट्टी उसकी परत पे जम जाएंगे उसके तल पे, तो हम उसको बोलेंगे अवसादन। और निस्तारण क्या होता है, यह दो अमिश्रणीय द्रवों के पृथक कर, मतलब जैसे तेल है और जल है, जब हम इसको अलग करेंगे तो ये क्या कहलाएगा, ये निस्तारण कहलाएगा, क्योंकि जो तेल होता है वो पानी पर तैरने लगता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कक्षा 5, यहाँ पे कक्षा 5 है, सॉरी, कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में दिए गए गोलकोंडा किले के मानचित्र में 1 सेंटीमीटर जमीन पर 110
मीटर की दूरी को दर्शाता है। इस मानचित्र में फतेह दरवाजे से जमाली दरवाजे की दूरी 10.7 सेंटीमीटर है। जमीन पर इन दोनों दरवाजों के बीच की दूरी क्या होगी? हमसे पूछा जा रहा है इन दोनों के बीच के दरवाजों की दूरी क्या होगी। क्या कह रहा है हमसे कि 1 सेंटीमीटर में कितनी जमीन पर दर्शा रहा है? 110। 1 सेंटीमीटर में 110 मीटर है मान लीजिए। अब हमसे कह रहा है इस मानचित्र में फतेह दरवाजे और जमाली दरवाजे के बीच की दूरी 10.7 है। कितनी दूरी है? 10.7। तो जमीन पर इन दोनों दरवाजों की 10.7 सेंटीमीटर है और 1 सेंटीमीटर में 110 मीटर है। तो हम क्या करेंगे, इसमें इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकलेगा हमें, उस दोनों के बीच की जो वास्तविक दूरी है वो हमें किलोमीटर में वो मीटर में पता चल जाएगी। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 177। लेकिन ये किस में आया है? ये मीटर में आया है। तो हमसे पूछा किस में जा रहा है? हमसे पूछा जा रहा है किलोमीटर में। तो हम क्या करेंगे, एक किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। तो हम क्या करेंगे, 177 डिवाइड बाई 1000। तो क्या हो जाएगा, 1.7177। तो क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो गया? ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 3 राज्यों का वह समूह जिनके किसी किनारे पर बंगाल की खाड़ी है वह कौन सा है? हमसे पूछा जा रहा है 3 राज्यों का वह समूह कौन सा है जिसके किनारे पर बंगाल की, एक किनारे पर क्या है, बंगाल की खाड़ी है। वह राज्य कौन से है? पहला ऑप्शन है हमारा आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। दूसरा ऑप्शन है उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु। तीसरा ऑप्शन है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। चौथा ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो हम इसको मैप से देखते हैं। तो मैप से जब हम देखेंगे तो क्या होगा, तो ये क्या है, ये अरब सागर है और ये क्या है, ये है बंगाल की खाड़ी वाला क्षेत्र। तो जो राज्य इस साइड है वो हमसे पूछा रहा है कौन कौन से हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। कौन कौन से हैं? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो गया? आंध्र, उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु। कौन सा हमारा ऑप्शन इसमें सही हो गया? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तमिलनाडु है, फिर आंध्र प्रदेश है, फिर उड़ीसा है, फिर ऊपर क्या है, ऊपर पश्चिम बंगाल। कौन सा हमारा ऑप्शन हो गया, सही हो गया? ऑप्शन नंबर 3, उड़ीसा, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मान लीजिए आप मध्य प्रदेश में हैं। इस राज्य के सापेक्ष किस दिशा में हमारे देश के सर्वाधिक घने जंगल हैं? हमसे बोला जा रहा है कि हम मध्य प्रदेश में हैं, तो आपको बताना है कि किस दिशा में हमारे देश के सर्वाधिक घने जंगल पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा ठीक उत्तर, दूसरा ऑप्शन है उत्तर पूर्व, तीसरा ऑप्शन है उत्तर पश्चिम, चौथा ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम। तो हम इसको मैप से देखते हैं। इसमें क्या है कि हम कहाँ पे हैं, हम हैं मध्य प्रदेश में। हम कहाँ हैं, हम यहाँ पे हैं। तो हमसे पूछा जा रहा है कि हमारे देश के घने जंगल जो हैं वो किस साइड में है। तो हमारे जो देश के घने जंगल हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? ज़्यादातर पश्चिम बंगाल में, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में और झारखंड साइड में ज़्यादा पाए जाते हैं। जैसे ये झारखंड है, ये पश्चिम बंगाल है और कहाँ पाए जाते हैं? सिक्किम में, सिक्किम में पाए जाते हैं और अरुणाचल प्रदेश में। सिक्किम ये है, सही से देखते हैं ब्लैक कलर से। देखिए हम कहाँ हैं, हम मध्य प्रदेश में हैं और कहाँ पे ज़्यादा, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में, सिक्किम में और अरुणाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा हमारे जो जंगल हैं वो पाए जाते हैं। तो कौन सी दिशा है ये कौन सी दिशा है ये आपको बतानी है। देखिए ये उत्तर, ये हो गया हमारा, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। तो ये दिशा क्या होगी, ये उत्तर पूर्व की दिशा होगी। कौन सी दिशा होगी? ये उत्तर
पूर्व। कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माउंट एवरेस्ट की चोटी की ऊंचाई है। हमसे क्या पूछा जा रहा है? माउंट एवरेस्ट की जो चोटी है उसकी ऊंचाई क्या है? पहला ऑप्शन है हमारा 8600 मीटर, दूसरा ऑप्शन है 8600 मीटर, दूसरा ऑप्शन है 8850 मीटर, तीसरा ऑप्शन है 8950 मीटर, चौथा ऑप्शन है 8990 मीटर। तो क्या होती है माउंट एवरेस्ट की सब ऊंचाई कितनी है? 8848.96 नहीं 86 मीटर है। मतलब पहले क्या था, पहले माना जाता था कि 8848 है, लेकिन अभी 2020 में शायद आई थिंक 2020 में मतलब बोला गया है कि क्या नाम से इसकी ऊंचाई कितनी हो गई? 8848.86 मीटर हो गई है। तो ये हमसे लगभग में पूछा जा रहा है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर सेकेंड, 8850 मीटर। इसको क्या बोलते हैं? इसको सागर माथा बोलते हैं। ये कहाँ पे है? नेपाल में है, ये भी हमें याद रखना है। और ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। और इसके साथ ही हमें ये भी याद करना है, जो बछेंद्री पाल थी वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो है वो पहली महिला थी। और इसको नेपाल में क्या बोला जाता है? सागर माथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टूटता तारा होता है कोई, मतलब टूटता तारा कौन होता है ये हमें बताना है। पहला ऑप्शन है हमारा तारा, दूसरा ऑप्शन है धूमकेतु, तीसरा ऑप्शन है उल्का, चौथा ऑप्शन है क्षुद्र ग्रह। तो टूटते तारे कौन होते हैं ये हमसे पूछा जा रहा है। तो एक जो टूटता तारा होता है वह क्या होती है? वो उल्काएं होती हैं जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं। उसमें क्या होता है? उसमें एक प्रकार से विस्फोट हो जाता है और वो आग की तरह जलने लगती हैं। तो इसकी वजह से हमें वो मतलब प्रकाशमान हो जाती, तभी दिखती है। अगर प्रकाशमान नहीं होती तो हमें इतनी दूर से वो चीजें नहीं दिखाई देती। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खेजड़ी वृक्ष के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। हमसे क्या पूछा जा रहा है? खेजड़ी वृक्ष के बारे में कुछ हमें बताना है। ए है, यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तान क्षेत्रों में पाया जाता है। दूसरा ऑप्शन बी है, इसे उगाने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती। सी है, यह वृक्ष अपने तने में जल संचित करता है जिसका उपयोग आवश्यकता पड़ने पर किया जाता है। डी है, इस वृक्ष की छाल का उपयोग दवाइयों के बनाने में होता है तथा इसकी लकड़ी पर कीटों का प्रभाव नहीं पड़ता। ई है, इस वृक्ष में बहुत कम पत्तियां होती हैं। तो क्या होता है कि जो खेजड़ी वृक्ष होता है ये रेगिस्तान इलाके में पाया जाता है। जब रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता होगा तो जाहिर सी बात है इसको उगाने के लिए अधिक जल की आवश्यकता भी नहीं होगी। तो ये भी हमारा सही हो गया और ये भी सही हो गया। और क्या होता है कि जो ये पेड़ होता है इसकी जो छाल होती है इसमें क्या होता है? कीड़े नहीं पड़ते, इसलिए इसका प्रयोग हम दवाइयों के रूप में भी करते हैं। और इसके पेड़ की जो फलियां होती हैं उसकी सब्जी भी बनाई जाती है। और इसकी पत्तियों को खाकर वहाँ के जो जानवर होते हैं वो जिंदा रहते हैं और इसकी छाया में भी वो बैठते हैं। तो जाहिर सी बात है इसमें पत्तियां बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि पत्तियां कम नहीं होती। तो ये गलत हो गया। और इस वृक्ष की छाल का उपयोग दवाइयों के बनाने में होता है तथा इसके लकड़ी पर कीड़ों का प्रभाव नहीं पड़ता, ये भी सही है। और यह वृक्ष अपने तने में जल संचित करके रखता है जिसका प्रयोग आवश्यकता पड़ने पर किया जाता है, नहीं। तो ये जो विशेषता है वो किसकी है? ये है रेगिस्तानी ओक नाम का एक पौधा होता है, वो इसकी विशेषता है कि वो अपने तने में क्या कहते हैं? जल संचित करके रखता है। कौन रखता है? रेगिस्तानी ओक नाम का जो पौधा होता है वो। और रेगिस्तानी ओक में जो है वो क्या कहते हैं? पत्तियां भी बहुत कम होती हैं। लेकिन जो खेजड़ी का वृक्ष होता है वो रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है। इसको उगाने के लिए बहुत कम जल की आवश्यकता होती है और जो इसकी छाल होती है वो दवाइयों के रूप में प्रयोग होती है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा? कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ए बी और डी, सॉरी, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो गया। अब रेगिस्तानी ओक के बारे में भी आप लोग जान लीजिए। रेगिस्तानी ओक का जो पौधा होता है
वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, और जो इसकी ऊंचाई होती है वो हमारे जो कक्षाएं होती हैं या हमारे जो घर होते हैं उनकी ऊंचाई के बराबर होती है, यानी लगभग 4 मीटर के करीब। और इस पेड़ पे पत्तियां बहुत कम होती हैं, और इस पेड़ की जड़ें जो होती हैं तब तक जमीन में गहरी जाती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए। और जब पानी तक पहुंच जाती हैं तो क्या होता है कि वो जो पानी होता है उसको अपने तनों में इकट्ठा कर लेती हैं, और जब वहाँ के इलाकों के लोगों को पानी की आवश्यकता होती है तो क्या करते हैं, वो एक पाइप लगा के उस पानी को यूज कर सकते हैं। तो ये किसकी विशेषता है, रेगिस्तानी ओक की। लेकिन खेजड़ी के बारे में हमसे यहाँ पे पूछा है, तो ये सब आप ये डिफरेंस याद रखिएगा खेजड़ी और रेगिस्तानी ओक के वृक्ष के बारे में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी छात्र द्वारा नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या कह रहा है वो, मैं जिस क्षेत्र से आया हूँ वहाँ बारिश बहुत कम होती है, गर्मी बहुत पड़ती है। हमारे घर मिट्टी के बने होते हैं, घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं और इन्हें मिट्टी से ही पोत कर सुंदर किया जाता है। घरों की छतें कटीली झाड़ियों से बनाई जाती हैं। यह छात्र निम्नलिखित में से किस राज्य से हो सकता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। कौन सा वो राज्य है जहाँ पे बहुत कम बारिश होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, और इसलिए जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है इसलिए वहाँ के जो लोग हैं वो अपना घर कैसे बनाते हैं, मिट्टी से बनाते हैं, और उनके घरों की दीवारें जो होती हैं बहुत ज़्यादा मोटी होती हैं ताकि जो गर्मी है वो घर के अंदर ना प्रवेश कर पाए, और मिट्टी के से होने के कारण वो ठंडा रहता है। और जो छतें होती हैं वो कटीली झाड़ियों की बनाई जाती हैं। कहाँ पे होता है ये, ऐसे हमारे हमारे देश में ये राजस्थान में बहुत होता है। तो पहला ऑप्शन है हमारा लद्दाख, दूसरा ऑप्शन है असम, तीसरा ऑप्शन है राजस्थान, चौथा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर 3 राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी सभा में अपना परिचय देते समय किसी छात्र के कथन पर विचार कीजिए। किसी सभा में एक छात्र जो है अपना परिचय इस प्रकार दे रहा है, क्या कह रहा है, मैं जिस जगह से आया हूँ वहाँ के अधिकतर लोग सरसों के तेल में पकी मछली खाना पसंद करते हैं। कैसे मछली खाते हैं वो लोग, सरसों के तेल में पका के। यह छात्र किस जगह से आया हो सकता है, तो जो सरसों के तेल में पकी मछली कहाँ के लोग खाते हैं, कश्मीर के लोग खाते हैं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, कश्मीर। पहला ऑप्शन है हमारा गोवा, दूसरा ऑप्शन है केरल, तीसरा ऑप्शन है कश्मीर, चौथा ऑप्शन है मिजोरम। तो गोवा में क्या होता है, गोवा के जो लोग हैं वो समुद्री मछली खाते हैं और नारियल के तेल में पकी हुई। किसके तेल में पकी हुई, नारियल के तेल में पकी हुई। और केरल के लोग क्या करते हैं, केरल के लोग जो हैं वो नारियल की चटनी यानी करी के साथ, नारियल की करी के साथ क्या है, टैपियोका खाना पसंद करते हैं। कहाँ, टैपियोका। और कश्मीर में क्या होता है, लोग जो है वो सरसों के तेल में पकी हुई मछली खाना पसंद करते हैं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से एक सही कथन चुनिए। कोई वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से भी अधिक हरे पत्ते और झाड़ियां खा सकता है। दूसरा है, अत्यधिक भारी होने के कारण अधिकांश हाथी बहुत ज्यादा आराम करना पसंद करते हैं। तीसरा है, यहाँ तक कि 3 महीने की आयु के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः 200 किलो होता है। चौथा है, अधिकांश हाथी औसतन एक दिन में 9 से 10 घंटे सोते हैं। तो इसमें आपको बताना है हाथियों की विशेषताएं दी गई हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो एक बड़ा जो हाथी होता है वो एक दिन में 100 किलो 200 किलो यानी 2 क्विंटल यानी 200 किलो। 2 क्विंटल का मतलब कितना होता है, 200 किलो। इसको आप 200 किलो भी कह सकते हैं, 200 केजी। तो क्या होता है, एक जो बड़ा हाथी होता है वो 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्तियां और झाड़ियां एक दिन में खा लेता है। ये बहुत हाथी जो होते हैं वो बहुत कम आराम करते थे, ये तो गलत हो गया। और क्या होता है, हाथी बहुत कम आराम करना पसंद करते हैं। ये दिन में मुश्किल से 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। और हाथियों को पानी और कीचड़ बहुत पसंद होता है, इसलिए वो हाथियों जो हैं वो कीचड़ में खेलना पसंद करती हैं। इससे उनके शरीर को ठंडक मिलती है, और उनके कान भी जो होते हैं वो पंखे की तरह होते हैं। गर्मी के जब उनको गर्मी लगती है तो वो क्या करते हैं, अपने कान को हिलाकर खुद को हवा कर लेते हैं।
और जो एक सामान्यतः जो हाथी का बच्चा होता है जो 3 साल तक का होगा, उसका भार भी 200 किलो का होता है। 200 किलो का हाथी होता है, जो कि बहुत छोटा होता है। जो अभी मान लीजिए 3 साल का है, तब भी वो जो है बहुत 200 किलो का होगा। और इसमें आपको दो चार बातें और याद रखनी है, जैसे कि जो हाथियों का झुंड होता है उसमें हाथी नहीं होता, मतलब फीमेल हाथी नहीं होता, सिर्फ फीमेल हाथियां और उनके जो बच्चे होते हैं वो रहते हैं। और इस पूरे झुंड की जो नेता होती है, जो हाथियों की सबसे बुजुर्ग होती है, वो इनके झुंड का नेतृत्व करती है। 10 से 12 हाथियां ही, मतलब 10 से 12 हाथी और बच्चे ही सिर्फ जो है उस ग्रुप में रह सकते हैं। मतलब ये कहिए आपकी बहुत ज़्यादा बड़ा इनका ग्रुप नहीं होता, सिर्फ 10-12 हाथियों का और बच्चों का समूह होता है। और हाथी जो होते हैं वो 14-15 साल की उम्र के जैसे ही होंगे, वो अपना ग्रुप छोड़ के चले जाएंगे। जो मेल होंगे वो 14-15 साल की आयु में अपना जो झुंड है वो छोड़ के अकेले रहने लगते हैं। तो इसमें कौन सा 13 में हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक समूह को चुनिए जिसका प्रयोग पुनः चक्रण के पश्चात किया जा सकता है। इसमें आपको बताना है कि वो कौन सा समूह है जिसका हम उपयोग पुनः चक्रण के लिए कर सकते हैं। पुनः चक्रण क्या होता है कि मतलब इसका हम पर्यावरण के अनुकूल अपशिष्ट निपटान विधि है, जिसका अर्थ है कि अपशिष्ट एकत्र करना और उससे क्या करेंगे, हम एक नया उत्पाद तैयार कर लेंगे। जैसे हम कांच का कर सकते हैं, लोहे की कीलों का कर सकते हैं, और जो लकड़ी होती है उसके सामान बना सकते हैं। इस तरह से जैसे हम उनको फिर से रिसाइकिल करके कोई और काम भी हम उसको ले सकते हैं। तो क्या है, पहला ऑप्शन है हमारा पॉलीथीन बैग, कागज, बैटरी, मोबाइल फ़ोन। पॉलीथीन बैग का तो हम कर सकते हैं, कागज का भी कर सकते हैं, बैटरी का भी कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल फ़ोन का हम पुनः चक्रण नहीं कर सकते। चादरें, समाचार पत्र, चादरों का कर सकते हैं, समाचार पत्र का कर सकते हैं, प्लास्टिक की बोतल का कर सकते हैं, लेकिन बैटरी का हम लोग प्रयोग नहीं कर सकते। बैटरी का नहीं कर सकते, हम बैटरी को क्या रिसाइकिल करेंगे। तीसरा है लोहे की कीलों का कर सकते हैं, कांच की बोतल का कर सकते हैं, कुछ और कांच स्टील के मग को हम प्लास्टिक को उसको गला के कुछ और भी बना सकते हैं। गत्ते के डिब्बे को भी हम रिसाइकिल कर सकते हैं, मतलब कागज का ये बना होता है। तो ये हमारा सही हो गया। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर 3। चमड़े का बैग कर सकते हैं, लकड़ी की मेज का कर सकते हैं, प्लास्टिक फूलदान, चमड़े के बैग का नहीं कर सकते, लकड़ी की मेज का कर सकते हैं, प्लास्टिक फूलदान का कर सकते हैं, चादरों का हम रिसाइकिल कर सकते हैं। तो इसमें हम इसका नहीं कर सकते, इसलिए ये नहीं होगा। इसमें हम बैटरी का नहीं कर सकते, इसमें बैटरी और मोबाइल फ़ोन का रिसाइकिल हम नहीं कर सकते। कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 3। इसमें हम कुछ चीज़ें और, जैसे कि पॉलीथीन बैग का हम पुनः चक्रण कर सकते हैं, कागज का कर सकते हैं, बैटरी का नहीं कर सकते, और क्या कहते हैं मोबाइल फ़ोन का नहीं कर सकते, बेडशीट, अखबार का हम सब कर सकते हैं, प्लास्टिक बोतल का कर सकते हैं, लोहे की कीलों का कर सकते हैं, कांच की बोतल जो होती है उनका, स्टील के मग का कर सकते हैं, जो कार्डबोर्ड होते हैं उनका कर सकते हैं, चमड़े की थैली का हम प्रयोग नहीं कर सकते। प्लास्टिक के जो फूलदान होते हैं हम उनको भी रिसाइकिल करके उनका फिर से प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिलान कीजिए। आपको मिलान करना है कि ये क्या है, ये जगह वो खाने की प्रकार है और ये जगह दिया हुआ है। आपको बताना है कि कौन सा किसका ऑप्शन है। छोले भटूरे ए, दूसरा है नारियल डली करी के साथ टैपियोका, तीसरा है सरसों के तेल में बनी पकी मछली, चौथा है नारियल के तेल में बनी पकी मछली। इधर गोवा, केरल, उत्तराखंड, कश्मीर, पंजाब। तो छोले भटूरे कहाँ खाए जाते हैं? सबको पता है कहाँ खाए जाते हैं, पंजाब में। नारियल दली करी के साथ टैपियोका कहाँ खाया जाता है? वो केरल में खाया जाता है। सरसों के तेल में पकी मछली कहाँ खाई जाती है? वो कश्मीर में खाई जाती है। नारियल के तेल में बनी पकी मछली कहाँ खाई जाती है? वो गोवा में खाई जाती है। कौन सा हमारा ऑप्शन हो गया? पहले का ई, दूसरे का बी, ये तो नहीं है, दूसरे का बी, तीसरे का डी, चौथे का ए। कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 4। छोले भटूरे कहाँ खाए जाते हैं? पंजाब में।
नारियल डली करी के साथ टैपियोका कहाँ के लोग खाना पसंद करते हैं? केरल के लोग। सरसों के तेल में बनी पक्की मछली कहाँ के लोग खाना पसंद करते हैं? कश्मीर में। और नारियल के तेल में पकी हुई मछली कहाँ के लोग खाना पसंद करते हैं? गोवा के लोग। गोवा के लोग ज्यादातर जो है वो समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं, क्योंकि गोवा जो है वो समुद्र के किनारे है, इसलिए वहां के जो लोग हैं वो समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। आज से जो हमारी ईवीएस की एनसीईआरटी बेस्ड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम कर रहे थे वो हमारे समाप्त होते हैं। अब हम नेक्स्ट टाइम से जो ईवीएस की पेडागॉगी है, 15 नंबर के, इसमें कुल ईवीएस में 30 नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 15 नंबर क्या होते हैं? वो फैक्ट्स होते हैं क्लास 3 से 5 तक की जो ईवीएस होती है उसके। और 15 नंबर क्या होती है? पेडागॉगी, मतलब पेडागॉगी होती है ईवीएस की। अब हम कल से क्या करेंगे, हम ईवीएस की पेडागॉगी के पहले हम उसको पहले पेडागॉगी पढ़ेंगे, उसके बाद हम उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।